हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर स्थित हो तो उस कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, जिसमें कंडक्टर को रखना है, लेकिन हम लोग यहाँ समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हम लेंगे एग्जाम्पल में, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं यहां कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग बॉडी या कंडक्टर कहेंगे, और इस कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। मतलब इक्वी डिस्टेंट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे और उसके द्वारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां हम केवल दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहां पर देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ई नॉट वेक्टर ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें कंडक्टिंग बॉडी या कंडक्टर को रखा गया है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि फिजिक्स में हम लोग अगर कंडक्टर कहते हैं तो इसका मतलब समझना है मेटेलिक कंडक्टर, और मेटेलिक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं या इन्हीं को मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करने के लिए फ्री होते हैं, और इन्हीं के प्रेजेंस के कारण कंडक्ट जो मेटल है वो कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये मेटेलिक कंडक्टर हो गया, बहुत सारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह हो जाएगा, इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में भी हो जाएगा। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि कंडक्टर के अंदर में जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं या जितने भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हो। इस कंडक्टर में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा तो सभी पर लगेगा, लेकिन जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पर जब फोर्स एक्सर्ट होगा, इस तरह से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हो गया, फोर्स निगेटिव चार्ज पर, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो यहां पर फोर्स इधर लगेगा, और इधर फोर्स लगने के कारण क्या होगा कि जो भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड, कंडक्टर के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। इधर को जब शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो साइड है कंडक्टर का, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इधर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए तो इधर इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो ये साइड क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर अब इधर आ गए तो इधर प्रोटॉन हो जाएंगे, और ये साइड जो होगा इतना ही के बराबर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यहां इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, इंडक्शन। किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी हो या इंसुलेटर का बना हुआ बॉडी हो, अगर रख दें तो उस बॉडी में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब किसी भी बॉडी में
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो उस बॉडी में, उस बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण, तो इस फेनोमेनन को, इस घटना को हम लोग कहते हैं इंडक्शन। तो ये इंडक्शन के कारण इस कंडक्टिंग बॉडी के अपोजिट साइड पर इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज अपीयर हो गए। इंडक्शन के कारण इन चार्जेस को कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। अब देखिए, कंडक्टर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से है ही। अब जब दोनों साइड पर अपोजिट चार्ज अपीयर हो गए, इन चार्जेस के कारण भी अब एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्ज के कारण है, इंडक्शन के कारण अपीयर हो रहा है कंडक्टर के अंदर में, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखिए यहां होता क्या है, कंडक्टर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट वेक्टर, और इंड्यूस्ड का देखिए किसी भी फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है और निगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होता है। तो ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है, इनके कारण जो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर होगा, जिसे हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, और ये होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए अभी यहां कंडक्टर के अंदर में दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम ई आई वेक्टर के द्वारा डिनोट करेंगे, आई से इंड्यूस्ड। ठीक है, तो दो फील्ड हो गए। अब यहाँ एक बात ध्यान देना है आप लोगों को, याद भी रखना है इसे, कि जब भी किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग रखते हैं, तो कंडक्टर के अंदर में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर होगा या प्रोड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है, और मैग्नीट्यूड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। और आप लोग अब यहां कहा जाए कि कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करिए, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सम कर देंगे। तो आप तो जानते हैं कि अगर दो वेक्टर हो इक्वल मैग्नीट्यूड का, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 के बराबर होता है। यहां पर कंडक्टर के अंदर में दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, और इसलिए इनसाइड में, कंडक्टर के इनसाइड में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 के बराबर होगा। मतलब यहां ई वेक्टर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो ई वेक्टर इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। याद रखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू ई नॉट वेक्टर प्लस ए आई वेक्टर इक्वल टू 0। मतलब यहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो याद रखेंगे आप लोग, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी को, किसी कंडक्टर को अगर रख दिया जाए, तो उस कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ये रिजल्ट को जरूर याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये इनोट वेक्टर क्या है, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बाद ई आई वेक्टर इक्वल टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड induced electric field inside the conductor और इसके बाद लास्ट में ई वेक्टर क्या है? ई वेक्टर है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड the resultant electric field inside the conductor ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। अब यहां ये तो इनॉट वेक्टर हो गया, आई वेक्टर हो गया, ई वेक्टर हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, अभी जस्ट बताया गया आप लोगों को, क्या बताया है? मॉड ऑफ ई आई वेक्टर मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। जो कंडक्टर के अंदर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। और इसके बाद the direction of EI vector equal to just opposite to the डायरेक्शन ऑफ इनॉट वेक्टर। ई आई वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा इनॉट वेक्टर के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा, तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन अपोजिट, और इसलिए यहां लिखना होगा सो क्या होगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू इनॉट वेक्टर प्लस आई वेक्टर इक्वल टू 0, और यहां लिख देंगे ई वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब कि कोई भी कंडक्टर हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसे प्लेस्ड करेंगे, रखेंगे, तो कंडक्टर के अंदर में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों को पढ़ना है कि अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इंसुलेटर को, मतलब एक ऐसा बॉडी को जो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, रख दिया जाए, तो इस इंसुलेटर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना के बराबर होगा। ठीक है, इसी को समझना है। तो देखिए पहले आप लोग कंडक्टर में हम लोग पढ़े थे कि मेटेलिक कंडक्टर अगर हो तो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर, इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब किसी इंसुलेटर को
इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाए तब क्या होगा, इसे समझते हैं हम लोग। यहां इंसुलेटर, जिस इंसुलेटिंग मटेरियल का निर्माण जिन मोलिकुल्स के द्वारा होता है, वो मोलिकुल्स या तो पोलर मोलिकुल्स होंगे या नॉन पोलर मोलिकुल्स होंगे। मतलब इंसुलेटर अगर आप कोई लेंगे तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि ये जो इंसुलेटर है उसके मोलिकुल्स पोलर मोलिकुल्स हैं। कैसे? पोलर। तो आप लोग जानते हैं पोलर मोलिकुल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि पोलर मोलिकुल्स जनरली इस तरह से रहेंगे, ऐसे। इसमें क्या होगा, एक जो किनारा होगा वो पार्शियली इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होंगे और दूसरे किनारे पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होंगे, इस तरह से सब रहेंगे ऐसे। हाँ, एक बात और ध्यान देना है कि नॉर्मल स्टेट में जब किसी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड नहीं किया गया हो तब देखिए क्या होगा, ये जो मोलिकुल्स हैं वो रैंडमली प्लेस्ड रहते हैं। मतलब कोई मोलिकुल ऐसे रहेगा, कोई मोलिकुल इस तरह से हो जाएगा, कोई मोलिकुल ऐसे हो जाएगा, कोई ऐसे हो गया, फिर कोई ऐसे हो गया। तो सब जो है यहां रैंडमली प्लेस्ड इस तरह से। लेकिन और ये पोलर मोलिकुल्स में ऐसा होगा। अब ध्यान दीजिए, जब नॉर्मल स्टेट में इंसुलेटर के अंदर इस तरह से मोलिकुल्स का अरेंजमेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ध्यान दीजिए, जब ही हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तब क्या होगा, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो ये जो मोलिकुल्स जो कैसे एक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह। आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ाया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में बताया गया है, क्या बताया गया था, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो डाइपोल की कोशिश हमेशा ये होती है, क्या होगी, डाइपोल की हमेशा कोशिश होगी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल इस तरह से स्थित हो जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। ऐसा करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हो जाता है। कैसे? स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये जो मोलिकुल है, प्रत्येक मोलिकुल डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। जैसे इस मोलिकुल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ऐसे, इसमें होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे, इसमें होगा ऐसे, इसमें होगा, मतलब यहां जितने भी मोलिकुल्स हैं सब रैंडमली अरेंज्ड हैं, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी रैंडमली अरेंज्ड है। लेकिन जैसे ही आप लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ये रीअरेंजमेंट होगा इनका, और इस तरह से होगा रीअरेंजमेंट कि मोलिकुल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए। ठीक है, तो अब यहां इस तरह से हो जाएगा, देखेंगे आप लोग सभी मोलिकुल्स अरेंज हो जाएंगे। कैसे? इस तरह से। यहां मैं डायग्राम में केवल कुछ ही मोलिकुल्स को रिप्रेजेंट किया हूं। किसी भी इंसुलेटर में बहुत सारे मोलिकुल्स होंगे, तो देखिए यहां अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर माइनस होगा, इधर प्लस,
माइनस प्लस माइनस प्लस, तो देखिए इस तरह से जब अरेंजमेंट हो जाएगा तो यहां ध्यान से देखिएगा, इंसुलेटर के इन साइड में ये मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे काफी निकट होंगे, तो अंदर में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज और उसके निकट वाले दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और तो अंदर में प्लस माइनस सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रह क्या जाएगा, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज रह गया, इसको कोई कैंसिल नहीं करेगा, और इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे, इनको भी कोई कैंसिल नहीं करेगा। इस तरह से क्या होगा, इस इंसुलेटर के एक साइड पर नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और अपोजिट साइड पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, बिल्कुल कंडक्टर की तरह। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वाले साइड पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाले साइड पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएंगे। तो अब यहां ध्यानपूर्वक देखेंगे सब लोग, लेकिन आप कहेंगे कंडक्टर में भी तो इसी तरह से हो रहा है, तो फिर कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर है, इसको भी समझेंगे, बस थोड़ा यहां समझ लें। नॉन पोलर, अगर इंसुलेटर जिन मॉलिक्यूल्स के द्वारा बना हुआ हो वे मॉलिक्यूल्स कैसे हो, नॉन पोलर हो, तब क्या होगा। अगर इंसुलेटर के मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हो तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर होते हैं वो एक ही जगह सेंटर में रहेंगे, एक जगह पर। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर कहां होंगे, एक जगह पर हो जाएंगे, बीच में। अब देखिए, अब ऐसे इंसुलेटर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मॉलिक्यूल अभी जो स्फेरिकल टाइप में लग रहा है, अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही हम इंसुलेटर को रखेंगे तो मॉलिक्यूल का जो शेप है वो इस तरह से हो जाएंगे, सभी मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जाएंगे। इधर की तरफ माइनस प्लस 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 और माइनस प्लस। अब प्रत्येक मॉलिक्यूल पुनः एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह एक्ट करने लगेगा, और फिर इसी तरह का हो जाएगा, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए इधर, तो यहां भी इसी तरह से होगा, तो यहां नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, बिल्कुल कंडक्टर की तरह। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि कंडक्टर के केस में यहां जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा था, यहां वो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर को डेवलप होगा, देखिए, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी यहां रहेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो चार्ज अपीयर होगा इसको इंडक्शन कहेंगे। इंडक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपीयर होगा जिसको कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर ऐसे
देखेंगे ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिए आप लोग। अब क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहीं पर मेन समझना है, कहिएगा ये तो कंडक्टर के केस में भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो रहा था, डेवलप हो रहा था, इंसुलेटर में भी डेवलप हुआ। दोनों में अंतर यह है कि कंडक्टर के केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, लेकिन इंसुलेटर के केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से कम होता है। याद रखेंगे आप लोग, मतलब यहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल नहीं होगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से कम होगा, और इसलिए जब दोनों वेक्टर का आप सम करेंगे, दोनों वेक्टर को जब ऐड करेंगे ट्रायंगल लॉ का एप्लीकेशन करके, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड का टेल, तो जो रिजल्टेंट होता है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा और सेकेंड वेक्टर के हेड पर समाप्त हो जाएगा। देखिए यहां ये क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होगा इनॉट वेक्टर प्लस ई आई वेक्टर, इनॉट वेक्टर प्लस ई आई वेक्टर। ठीक है, तो अब यहां समझना है, देखिए हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को रखें तो कंडक्टर के अंदर में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 के बराबर होता है। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं, इंसुलेटर को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इंसुलेटर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होगा, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया? क्या देखें, इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो इंसुलेटर के अंदर में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। क्लियर हुआ? और अब देखिए यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं उसका लेंथ बड़ा है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं उसका लेंथ छोटा है। मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑलवेज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड से कम होगा। इसी को समझना है। अब आप लोग यहां लिखेंगे इनॉट वेक्टर, इसके बारे में तो जानते हैं, ये क्या है इनॉट वेक्टर? इनॉट वेक्टर है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिखवा चुके हैं कंडक्टर के केस में, और ई आई वेक्टर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और अब यहां जो है ई वेक्टर, इसे कहेंगे द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंसुलेटर। अब ध्यान देंगे यहां क्या करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंसुलेटर। अब देखिए आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे यहां, तो यहां भी ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब क्या होगा देखेंगे यहां, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, ये दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। मतलब यहां जो है ई
आई वेक्टर का मॉड छोटा होगा ई नॉट वेक्टर के मॉड से, एंड द डायरेक्शन ऑफ I vector equal to just opposite direction of I vector just opposite to the direction of ई नॉट वेक्टर, ई नॉट वेक्टर के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अनइक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, और इसलिए देखिए क्या हो गया। सो जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड, तो आप लोगों को पढ़ाया गया है। कब? आप लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े होंगे 11th क्लास में। क्या पढ़े हैं? अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा मैग्नीट्यूड माइनस छोटा मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़ा है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? छोटा है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोग ध्यानपूर्वक देखें यहां, तो देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को और घटा रहे हैं, तब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हर हाल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से कम होगा। याद रखिएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इंसुलेटर को रख दें, तो इंसुलेटर के अंदर रिजल्टेंट फील्ड जो होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो जाता है। समझ में आ गया? तो इंसुलेटर क्या काम करता है? फील्ड को कम करने का काम करता है, फील्ड के इफेक्ट को घटा देगा। ठीक है? इसका मतलब अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां कोई चार्ज बॉडी रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसुलेटर रख दें और उसके अंदर कोई चार्ज बॉडी रख दें, तो वहां भी चार्ज बॉडी पर फोर्स तो लगेगा, लेकिन वैक्यूम में चार्ज बॉडी को रखने से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स लग रहा था, इंसुलेटर के अंदर चार्ज बॉडी को रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा अभी भी फोर्स तो लगेगा, लेकिन वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कम लगेगा, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो गया। और फिर देखिए द डायरेक्शन ऑफ E vector resultant electric field equal to the डायरेक्शन ऑफ E naught वेक्टर। समझ गए? तो क्या याद रखना है? जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इंसुलेटर को रखें, तो इंसुलेटर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब इंसुलेटर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होगा। यहां ध्यान में रखिएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0। अब 0 नहीं होगा, तब क्या होगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड से छोटा होगा, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के मॉड के बराबर होगा, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर हाल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है? तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में पुनः पढ़ाई करेंगे।